प्रश्न है, एक नार्सिसिस्ट से अपना इम्पोर्टेंट काम कैसे निकालें। देखिए, हम सब जानते हैं कि नार्सिसिस्ट के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल होता है और ये डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं या नेगेटिव इमोशंस इंड्यूस कर सकता है, पैदा कर सकता है। तो बेहतर तो ये है, आइडियल सॉल्यूशन तो ये है कि हम नार्सिसिस्ट के साथ नो कांटेक्ट पर रहें, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं हो पाता, इसलिए नो कांटेक्ट एक आइडियल सॉल्यूशन है। इसलिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जिससे कि हम अपना इम्पोर्टेंट काम निकलवा सकें, और सभी को ये इम्पोर्टेंट काम निकलवाने पड़ते हैं कभी ना कभी, क्योंकि वर्क प्लेस पर हमें ज़रूरत पड़ सकती है, फैमिली में भी इस तरीके के अगर लोग हों तो हमें उनसे डील करना पड़ सकता है, पैसे की ज़रूरत सबको पड़ती है, अगर ऐसे लोगों से पैसा भी निकलवाना पड़ सकता है ज़रूरत पड़ने पर, तो हमें कुछ इनसे डील करने की कुछ ना कुछ टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए। तो इनसे डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ये ठीक से समझना है। दो चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो हम अंदर से रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, या अंदर से काम या शांत होने चाहिए विपरीत परिस्थितियों में। दूसरी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए ये कि हमारा जो बाहरी बिहेवियर है, दूसरे लोगों से डील करने वाला जो बिहेवियर है, वो यानी हमारा जो व्यवहार है वो थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, थोड़ा टैक्टफुल होना चाहिए, थोड़ा कूटनीतिक बिहेवियर होना चाहिए। तो अंदर से हमें कंपोज्ड या काम होना चाहिए और बाहर से हमारा बिहेवियर थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। इनफैक्ट जब तक हमारा अंदर बिहेवियर काम नहीं होगा, कंपोज्ड नहीं होगा, तब तक हमारा बिहेवियर बाहर डिप्लोमेटिक नहीं हो पाएगा। बाहर डिप्लोमेटिक बिहेवियर तभी हो सकता है जब हम अंदर से नॉन रिएक्टिव हों, अंदर से पूरी तरीके से काम हो, शांत हों, कंपोज्ड हों, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रख पाएँ, कॉन्शियस हों। अगर हम अंदर से कॉन्शियस या कंट्रोल्ड नहीं है, शांत नहीं है, तो बाहर हम डिप्लोमेटिक नहीं हो पाएंगे। डिप्लोमेटिक होने का मतलब है स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना, पहले जो प्लान किया है उसके हिसाब से चलना। और रिएक्टिव होने का मतलब है दूसरे के कुछ भी कह देने पर बिना सोचे समझे जवाब दे देना, ऑटोमेटिक जवाब दे देना, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स दे देना। तो हमें अंदर से कंपोज्ड होना चाहिए और बाहर से डिप्लोमेटिक होना चाहिए। हम अंदर से कंपोज्ड तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक हम थोड़ी स्पिरिचुअल टेक्निक्स का सहारा ना लें। स्पिरिचुअल टेक्निक्स में दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो हमारा चित्त जब भटकता है इधर उधर तो हम नेगेटिव इमोशंस का शिकार हो जाते हैं, तो चित्त को रोकने के लिए हमें जाप करना पड़ता है। तो जब हम जाप करते हैं तो चूंकि हमारा माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो जब हम जाप करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो हमारा चित्त रुक जाता है, जाप में फंस जाता है, तो नेगेटिव इमोशंस इत्यादि नहीं चल पाते हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में हम शांत हो पाते हैं। तो जाप सिर्फ डिफिकल्ट सिचुएशन में करना चाहिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि कैसे इसको करना चाहिए। दूसरी चीज है बेली ब्रीदिंग, यानी डीप ब्रीद लेना। डीप ब्रीद या गहरी सांस लेना या पेट से सांस लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलती है। हमारी ऑक्सीजन जो है जब बॉडी के पूरे हमारी सारी सेल्स में पहुंचती है, तो हम अपनी लाइफ के अंदर ग्राउंडेड हो पाते हैं, अपनी लाइफ अपने अंदर रूटेड हो पाते हैं, और हमारे अंदर शक्ति आती है, और हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है, हम ऊर्जा से भर जाते हैं। और ऑक्सीजन हमारे चूंकि सारे ऑर्गन्स को ठीक से फंक्शनिंग में मदद देती है, इसलिए हम पूरी ताकत के साथ रह पाते हैं, ग्राउंडेड रह पाते हैं अपनी ताकत में, और इस तरीके से हम मजबूती से हालात का मुकाबला कर पाते हैं। तो ये तो हमें स्पिरिचुअल टेक्निक प्राणायाम हमें मदद करता है। प्राणायाम दूसरे शब्दों में डीप ब्रीदिंग ही है। तो प्राणायाम सबको करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, एक दो बार करना चाहिए, वरना एक बार सुबह तो करना चाहिए। जाप तभी करना चाहिए जब हम नेगेटिव हों। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, इसकी वजह से हम अंदर से काम रह पाएंगे और बाहर हम डिप्लोमेटिक रह पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें नार्सिसिस्ट के बिहेवियर का पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें बिल्कुल उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर हम बाहर उसके बारे में डिप्लोमेटिक नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब हमें स्पिरिचुअल टेक्निक क्यों चाहिए, अपने आप को अंदर से कंट्रोल करने के लिए। और हमें नार्सिसिस्ट के बारे में जानकारी क्यों चाहिए, ये जानकारी भी हमें अंदर से शांत रहने में मदद करती है और बाहर से डिप्लोमेटिक होने में मदद करती है, क्योंकि ये हमें बताती है कि बाहर हमें कौन सा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हम अपना काम निकाल सकें। और याद रखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमारे अंदर अंदर से शक्ति आती है, हम अंदर से शांत होते हैं, तो क्या होता है, अंदर से शांत जब होते हैं तो हमारा ईगो भी लाइट होता है। जिसका ईगो लाइट नहीं है, हल्का नहीं है, वो बाहर कभी डिप्लोमेटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बाहर की परिस्थितियों के अनुसार उसका चेहरा लटक जाएगा, उदास हो जाएगा। तो हम उदास ना हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम
हमारा ईगो लाइट हो। हमारा ईगो लाइट तभी होगा जब हम अंदर से शांत हों, अंदर से शक्तिशाली हों और स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो करते हों। तीसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए, नार्सिसिस्ट के साथ थोड़ा डिप्लोमेटिक बिहेवियर करने के लिए हमें तीसरी बात जो याद रखनी चाहिए वो ये है, ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जितने भी लोग दूसरों का शोषण करते हैं वो अंदर से हमेशा वीक होते हैं और अंदर से हमेशा कायर होते हैं, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में होते हैं। तो हमें उनके प्रति ना सिर्फ सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए बल्कि हमें उनसे डरना भी नहीं चाहिए। तो जब हम उनके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखते हैं, डरते नहीं, तो हमारी रेखा जो है उनकी रेखा से बड़ी हो जाती है और तब हम आसानी से उनको छोटे बच्चे की तरीके से ट्रीट कर पाते हैं और उनसे जैसे छोटे बच्चों से हम उनको बहला फुसला के काम निकलवा पाते हैं वैसे ही इनसे भी हम काम निकलवा सकते हैं। हालांकि ये ऐसा करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। नार्सिसिस्ट के साथ डिप्लोमेटिक बिहेवियर रखने में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि नार्सिसिस्ट का जो बिहेवियर है वो बड़ा पैराडॉक्सिकल होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पैराडॉक्सिकल बिहेवियर क्या होता है। पैराडॉक्सिकल बिहेवियर का मतलब है थोड़ी देर पहले हम सफ़ेद की तारीफ कर रहे थे और उसके थोड़ी देर बाद अगले पल हम जो है ब्लैक की तारीफ, काले की तारीफ करने लग गए। तो हम इस एक्सपेक्टेशन में जाते हैं कि ये तो वाइट की तारीफ करने वाला व्यक्ति है और जब हम इस एक्सपेक्टेशन से जाते हैं और थोड़ी देर में वो ब्लैक की तारीफ करने लगता है तो इससे हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक तरीके का कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, मेरा आंकलन इसके बारे में कैसा है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, विरोध पैदा हो जाता है जिससे कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाता है और इसी वजह से हम जो है एकदम से भौचक्के रह जाते हैं नार्सिसिस्ट के सामने, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका बिहेवियर हमारे प्रति बड़ा प्रेमपूर्ण था, अचानक उसने बिहेवियर एकदम से बिना किसी कारण के बदतमीजी कर दी। तो हमें जो है हम घबरा जाते हैं, स्टन्ड हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। तो ये जो है निगोशिएशन में हमारा भौचक्का रह जाना बहुत ही घातक है, क्योंकि भौचक्के रह जाने से तुरंत बातचीत में जो भी हम अपना काम निकालने के लिए गए हैं उसमें तुरंत जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है और उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को हम अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको भौचक्का नहीं होना है। भौचक्का नहीं होने के लिए आपको पैराडॉक्सिकल बिहेवियर से के लिए पहले से ही तैयार रहना है। पहले आपको पहले से तैयार कैसे रह पाएंगे पैराडॉक्सिकल बिहेवियर के लिए? पहले से तब तैयार रह पाएंगे जब आप ये जानें कि पैराडॉक्सिकल बिहेवियर क्यों होता है। एक्चुअली पैराडॉक्सिकल बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि नार्सिसिस्ट का जो गोल है वो ये नहीं है कि वो जो है बाहर अपनी चॉइसेस को ऑब्जेक्टिव रखे, अपने बिहेवियर को ऑब्जेक्टिव रखे, अपने बिहेवियर को बाहर तथ्यात्मक रखे, अपने बिहेवियर को बाहर सेन रखे, सामान्य रखे, नॉर्मल रखे। वो इसका एम नहीं है। उसका एम है अपने सेल्फ इमेज को, अपने ईगो को रिटेन करना। तो जैसे उसके ईगो के ऊपर कोई चीज खतरा बनती है तो वो तुरंत बाहर अपनी चॉइसेस बदल देता है। तो अगर उसको ये चीज सूट करती है कि उसको व्हाइट कलर उसके ईगो को सपोर्ट कर रहा है तो वो व्हाइट को चुन लेगा, और अगर उसे लगता है कि उसको ब्लैक कलर उसके ईगो को सपोर्ट कर रहा है तो वो ब्लैक को चुन लेगा। उसे अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसको ब्लैक और व्हाइट की चॉइस में कोई चिंता है। तो इस वजह से ही उसका बिहेवियर जो है पैराडॉक्सिकल हो जाता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए पहले से ही कि इसका बिहेवियर पैराडॉक्सिकल हो सकता है। इसलिए हमें पैराडॉक्सिकल बिहेवियर के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं पैदा होनी चाहिए। उसके पैराडॉक्सिकल बिहेवियर के चलते कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा हो पाएगी तो हम अपने बिहेवियर को सेन रख पाएंगे, नॉर्मल रह पाएंगे, भौचक्के नहीं रह जाएंगे। आपने देखा होगा नार्सिसिस्ट से बात करते हो तुरंत वो भौचक्के रह जाते हैं आपके, अरे ये कैसे बिहेवियर कर रहा है, और उससे हमें अंदर से खराब महसूस होने लगता है, माहौल नेगेटिव हो जाता है, चेहरा हमारा उतर जाता है। तो वो सारी निगोशिएशन का जो एटमॉस्फेयर है उसको वो ख़त्म कर देता है और उसके बाद हम माहौल को ऐसा नहीं बना पाते हैं कि वहाँ से कुछ निकाल पाएँ। तो पहली बात है हमें जो पैराडॉक्सिकल बिहेवियर है उसका, उस पैराडॉक्सिकल बिहेवियर को मैनेज करना आना चाहिए अगर हम नार्सिसिस्ट के साथ कोई निगोशिएशन करना चाहते हैं या उससे कोई काम निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम नार्सिसिस्ट के साथ बात करते वक्त सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि नार्सिसिस्ट के सामने जो चॉइस है वो ये है ही नहीं कि वो एकदम हारमोनियस एटमॉस्फेयर में बात करे।
वो तो बहुत ज़्यादा नफ़रत और थोड़ी कम नफ़रत, इन दोनों चीज़ों के बीच में चॉइस है। तो या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा हेट कर रहा होगा या कम हेट कर रहा होगा, तो इन्हीं दोनों के बीच में चॉइस है। बहुत ज़्यादा लविंग हो जाएगा वो, बहुत ज़्यादा आपके साथ विनम्र हो जाएगा, हार्मोनियस बिहेवियर करने लग जाएगा, ये आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। जनरली लोग ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस के साथ बात करते हैं, इसीलिए माहौल बिगड़ जाता है। तो चॉइस इसमें है कि वो आपको ज़्यादा नफ़रत कर रहा है कि कम नफ़रत कर रहा है। अगर कम नफ़रत करके बात कर रहा है तो उतने में ही खुश रहना है, उतने में ही बातचीत को, उसी को अच्छा मान करके, उसी को बोनस मान करके, उसी माहौल में बात को शुरू करना है। और जब हम थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं कि हमें ठीक है कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है वैसा भी उसी में से अपनी कुछ बात निकालनी है हमें, तो हम बहुत ज़्यादा आइडियल ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन नार्सिसिस्ट नहीं करते हैं, उसी में मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नार्सिसिस्ट को डायरेक्टली एक्यूज करने से उसके अंदर नार्सिसिस्टिक रेज पैदा हो सकती है, एक ऐसा क्रोध पैदा हो सकता है कि वो अपने काबू से बाहर निकल जाए। या फिर अगर वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट की अगर आपने कोई क्रिटिसाइज कर दिया या जिस चीज़ को वो सिग्निफिकेंट मानता है उसमें आपने कुछ करेक्शन कर दिया, क्रिटिसिज्म कर दिया, आरोप लगा दिया, तो वो हाइपर विजिलेंट हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, और उससे फिर आपकी बातचीत का जो है माहौल बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें जो है सबसे पहले ये देखना होगा कि हम नार्सिसिस्ट के साथ जो भी निगोशिएशंस कर रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं अपना काम निकालने के लिए, उसमें हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करें, अपने इमोशंस को थोड़ा सा अलग रख करके बात करें। और साथ ही साथ हम इस बात का ध्यान रखें कि हम नार्सिसिस्ट के ऊपर कोई आरोप लगाने की बजाय या नार्सिसिस्ट को डायरेक्टली यू सेंट्रिक वे में बात करने की बजाय आई सेंट्रिक वे में बात करें। अगर हमें कोई चीज़ मान लीजिए नहीं भी पसंद है, तो हम ये ना कहें कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, हम ये कहें कि मैं ऐसा नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस काम को, इस चॉइस में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इसको कर पाऊँ। बजाय उसको एक्यूज करने के अगर आप अपने ऊपर लेकर के अपना कैसा महसूस करते हैं, अपने रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, अपनी कंफर्ट के बारे में बात करते हैं, यानी आई सेंट्रिक वे में बात करते हैं, तो आप मैनेज कर पाएंगे और नार्सिसिस्टिक रेज जो है वो आप उसके ट्रिगर नहीं करेंगे। इसलिए आप इस बात को याद रखिए कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली एक्यूज नहीं करना है, और आई सेंट्रिक वे में बात करने की कोशिश करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि नार्सिसिस्ट के साथ हमेशा काम कर सकती है, वो ये है कि हम जो नार्सिसिस्ट के जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, उन ट्रेट्स को वैलिडेट करना सीख जाएं। अगर हम उन्हें वैलिडेट कर पाए तो फिर हम नार्सिसिस्ट के कॉन्फिडेंस को इजीली जीत पाते हैं। जैसे नार्सिसिस्ट के क्या क्या ट्रेट्स हैं? नार्सिसिस्ट का ट्रेट है ग्रैंडियोसिटी, ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से सबसे बड़ा अपने आप को दिखाना। अब अगर हम इसको वैलिडेट कर दें मान लीजिए, तो हम तुरंत उसका कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं। तो कैसे इसको वैलिडेट करेंगे? जैसे हम ये कह दें कि जब तक आप एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति की तरीके से इन लोगों के बीच में अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक आपको पहचाना ही नहीं जा सकेगा, तब तक ये लोग आपको पहचानेंगे ही नहीं। इसलिए ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आप अपने आप को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऐश्वर्यपूर्ण व्यक्ति की तरीके से रखते हैं। तो इससे दूसरे लोग जब आपको रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर आप उनको मैनेज आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो हम उसके जो ग्रैंडियोसिटी के एक ट्रेट को हमने वैलिडेट कर दिया, तो हम उसके कॉन्फिडेंस को जीत पाएंगे। फिर जैसे दूसरा उसका ट्रेट है, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को बहुत यूज़ करता है, तो उसे भी हमें थोड़ा वैलिडेट करना पड़ेगा कि आजकल के ज़माने में सीधी उंगली से कहाँ घी निकलता है। इस तरीके से सीधे साधे लोगों की बात ये नहीं मानते हैं, थोड़ा उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए आपकी ये टेक्निक बिल्कुल सही है कि आप सीधी उंगली से घी नहीं निकालते हैं। तो जब हम इस तरीके से बात करेंगे तो इसका मतलब हमने उसकी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को जो है वैलिडेट कर दिया। या फिर उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, तो एम्पैथी नहीं है तो उसको भी आपको वैलिडेट करना है, लैक ऑफ एम्पैथी को वैलिडेट करना। कैसे लैक ऑफ एम्पैथी को वैलिडेट करेंगे? देखिए आजकल के लोगों को देखिए, हर वक्त अपने इमोशंस के बारे में बात करते रहते हैं, हर वक्त अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। ये इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करने वाले कमजोर लोग हैं। ये कमजोर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें एक स्ट्रांग व्यक्ति चाहिए आपके तरीके से, तो ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस की तरफ ध्यान ना दे, सीधे जो है जो अपना गोल है उसकी तरफ ध्यान दे। तो इसका मतलब हमने उसकी लैक ऑफ एम्पैथी को इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया कि लैक ऑफ एन एम्पैथी वैलिडेट हो गई। या जैसे उसका एक
ट्रेट है एंटाइटलमेंट, यानी दूसरे की लाइफ के ऊपर कंट्रोल करना, उसकी चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार समझना, काबू करना, तो उसको हम भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो कैसे वैलिडेट करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब जब तक आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आप किसी तरीके से कोई काम नहीं करवा पाएंगे। इसलिए आप ये सही करते हैं कि आप दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना ऐसा किए हुए दूसरे लोग आपका काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने उसके एंटाइटलमेंट को वैलिडेट कर दिया। और फिर जो है उसका सेल्फ सेंटर्ड होना उसका सबसे बड़ा नार्सिसिस्टिक ट्रेट है। तो उसके बारे में हम उसको भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो हम जैसे कह सकते हैं कि इन लोगों को, ये जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन लोगों को तो अपना भला बुरा खुद कुछ समझ में नहीं आता। आप अच्छा करते हैं कि आप अपने भले के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति जब अपना भला करता है तो उसी में ही इन सब का भी भला होगा, इन मूर्खों का भी भला उसी में है। तो इस तरीके से उसके सेल्फ सेंटर्ड होने को हमने वैलिडेट कर दिया। तो जब हम जानते हैं कि ये सारे वैलिडेशंस जो हैं वो, आप जब ऐसा करते हैं तो आपको अंदर से नफरत होने लगती है। और ये गलत भी है कि आप उसको एनकरेज करते हैं, लेकिन टाइम बीइंग के लिए गलत या सही को हमें थोड़ा सा किनारे रखना होगा, इसलिए क्योंकि हमें, हमारे लिए अभी सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। तो जब सर्वाइवल के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, ना कि हम नार्सिसिज्म को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उन सब चीज़ों के लिए अगर कभी हमें ये ट्रिक्स अपनानी पड़े तो हम ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। और उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि ये सर्वाइवल के लिए किया जा रहा है, ना कि उसको मॉरली क्वेश्चन किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से उसको वैलिडेट करके उससे काम निकाला जा सकता है। लेकिन इन ट्रिक्स को वैलिडेट वही कर सकता है जिसका ईगो लाइट हो, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। और ईगो लाइट उसी व्यक्ति का हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो अंदर से कंपोज्ड हो और बाहर से डिप्लोमेटिक हो सकता है। क्योंकि बाहर से अगर वो कंपोज्ड नहीं, अंदर से कंपोज्ड नहीं होगा, काम नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो बाहर से डिप्लोमेटिक नहीं होगा। तो ईगो का लाइट होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर सीकर्स के साथ प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ कि थोड़ी सी उनके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो बाहर से डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, बल्कि बाहर से रिवेंजफुल हो जाते हैं, बाहर से एंगर व्यक्त करने लगते हैं। ये सही टेक्निक नहीं है। बाहर से आपको ये समझना होगा कि उस व्यक्ति का अंदर किस तरीके का डिसऑर्डर है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि आपके अंदर शक्ति आ गई तो आप सीधे कन्फ्रंटेशन कर लें। याद रखिए, नार्सिसिस्ट से आप सीधे फेस वैल्यू पे डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में फाइट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वे में फाइट करने का मतलब ये है कि आपको उसके डिसऑर्डर के बारे में समझना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप उसकी नार्सिसिज्म को पैसिव कर सकें और साथ ही साथ बिना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अपना काम भी निकाल सकें। और साथ ही साथ आपकी फीलिंग्स और इमोशंस भी, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा, आप थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे तो उतना हिट नहीं होंगे। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है नार्सिसिस्ट की प्रेज करना। अभी फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने नार्सिसिस्ट के जो ट्रेट्स हैं उनको वैलिडेट किया है। वैलिडेट करना प्रेज करना नहीं है। वैलिडेट करना उसको ये बताना है कि तुम जैसे हो वो वही उचित है, लेकिन प्रेज करना जो है वो डायरेक्टली उसकी तारीफ करना है, वो सारी चीज़ें जो एक्चुअली तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसकी तारीफ करना, फिर भी हमें उसकी तारीफ करना है। तो ये फिफ्थ पॉइंट में एक्चुअली हमारे डिप्लोमेटिक होने का पूरा टेस्ट हो जाता है। तो जितनी हमारी नॉलेज स्ट्रांग होगी हम उतना आसानी से कर पाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ये नार्सिसिस्ट को इसी तरीके से मैनेज किया जाता है। या फिर आप देखेंगे कि जो ये फ्लाइंग मंकीज होते हैं, फ्लाइंग मंकीज जो है, जो कि नार्सिसिस्ट जिन्हें ट्रेन करता है अपने पर्पस को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो नार्सिसिस्ट जो है फ्लाइंग मंकीज के ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। तो फ्लाइंग मंकीज अपने आप को नार्सिसिस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए नार्सिसिस्ट को प्रेज करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए उसको प्रेज करते हैं। तो ये वो कैसे कर पाते हैं, जब हम ये चीज़ सीखेंगे, टेररिस्ट कैसे नार्सिसिस्ट टेररिस्ट को मैनेज करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, डिक्टेटर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, जब हम ये सीख लेंगे तो फिर हम थोड़ा सा हमारे अंदर हम समझ पाएंगे कि कैसे हमें इसे करना है। पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है कि नार्सिसिस्ट को कभी भी डम मत समझिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो दूसरे नार्सिसिस्ट को ही अच्छा समझता है।
नार्सिसिस्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, और नॉन नार्सिसिस्ट को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके डम ना होने का मतलब ये है कि वो प्रेज उसी से एक्सेप्ट करेगा जिसको कि वो अपने लायक रखे, अपने लायक समझे, अपने बराबर समझे। और आपको उसके बराबर भी नहीं आना है, क्योंकि अगर उसके एकदम बराबर या उससे बड़े आप दिख गए, तब तो फिर वो आपके प्रेज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपको उससे थोड़ा सा नीचे रहना है, लेकिन ऑलमोस्ट उसके बराबर दिखने भी है और उससे नीचे भी रहना है। तो ये बहुत ही डिप्लोमेटिक है। तो ये चीज़ समझना होगा हमें। दूसरी चीज़ ये है कि नार्सिसिस्ट डायरेक्ट प्रेज करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रेज को सीधे उस पे उससे डाउट हो सकता है। क्योंकि परफंक्टरी प्रेज जो होती है, उसको नार्सिसिस्ट बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि ये जो है सही सिंसियर प्रेज नहीं है। सिंसियर प्रेज बहुत जरूरी है, और सिंसियर प्रेज इनडायरेक्टली जब हम प्रेज करते हैं तो हमारी सिंसियरिटी को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम ज़्यादा डिप्लोमेटिकली अपनी सिंसियरिटी को मैनेज कर पाते हैं, यानी इनसिंसियर होने के बाद भी हम सिंसियर दिख पाते हैं अगर हमारी प्रेज द इनडायरेक्ट वे में है। तो इनडायरेक्टली प्रेज करना है और नार्सिसिस्ट जैसा ही दिखना है। तो हम तो चूंकि नार्सिसिस्ट हैं नहीं, तो हम नार्सिसिस्ट कैसे दिख सकते हैं? तो एटलीस्ट एक काम हमें अपने आप को हमेशा करने से रोकना है, वो है अपने आप को नीचे गिराना। बहुत सारे लोग ऐसा बातचीत करते वक्त अपने आप को हमेशा नीचे करके दिखाते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ ये सब चीजें चलती नहीं। जितना आप अपने आप को नीचे गिराएंगे, उतना ही वो आपको किसी काम का नहीं समझेगा या आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो अपने आप को नीचे नहीं गिराना है, डायरेक्टली प्रेज नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रेज करना भी अपने आप को नीचे गिराना है। तो जब आप इनडायरेक्टली प्रेस करते हैं तो आप इनसिंसियर हैं, इसका पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपकी प्रेस सिंसियर है तो फिर आप मतलब नार्सिसिस्ट को अगर ये लगता है कि उसकी आपकी प्रेस सिंसियर है, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके काम करा सकते हैं। खासतौर से अगर नार्सिसिस्ट जो है वो ओवर्ट नार्सिसिस्ट है। और अगर नार्सिसिस्ट कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, छुपा हुआ नार्सिसिस्ट है, तो छुपा हुआ नार्सिसिस्ट और ज्यादा खतरनाक होता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट ज्यादा खतरनाक है। उसको समझा पाना, उसको उसको प्रेज कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोवर्ट नार्सिसिस्ट बाद में भी विचार करता है कि आपने क्या किया, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि पूरा विचार बाद में करने के बाद उसी वक्त उसके बाद ही वो आपकी किसी प्रेज वगैरह को एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले वो प्रेज को नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ इनडायरेक्ट प्रेज जो है वो बिल्कुल अलग तरीके की होगी। कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ इनडायरेक्ट प्रेज का मतलब है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसको बताएं, अपनी पर्सनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको दें। जितना आप अपनी इम्पॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको देंगे, उतना आप उसका ट्रस्ट जीत पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आप के ऊपर ट्रस्ट कर पाने का एक ही क्राइटेरिया है कि आप कितनी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन उसे देते हैं जिसे वो आपके अगेंस्ट यूज कर सके। तो ऐसे में हमें उसे पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन हम कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे? हम वो पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन नार्सिसिस्ट को ये लगे कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट को ये लगे कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन दे करके नार्सिसिस्ट कोवर्ट नार्सिसिस्ट का ट्रस्ट जीतेंगे। ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी ना हो, लेकिन नार्सिसिस्ट को ऐसा लगे कि उसके लिए ज्यादा जरूरी है। उसको ये लगे कि ये मेरे लिए वास्तविक रूप से जरूरी है। तो हमें इस तरीके से कोवर्ट नार्सिसिस्ट का ट्रस्ट जीतना है, और ओवर्ट नार्सिसिस्ट का हम ट्रस्ट तब जीत पाएंगे जब हमें उसे ये लगे कि हमारा जो प्रेज हम उसके लिए कर रहे हैं वो प्रेज सिंसियर है। इसके लिए हम कैसे प्रेज करना है? हमें इनडायरेक्टली प्रेज करना है। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको ये मत कहिए कि अरे ये तो आपका काम बहुत ही अच्छा है। आप उससे इस तरीके से बोलिए कि आपके इस इतने बेहतरीन काम को आज तक कभी इस नोटिस क्यों नहीं किया गया, ये मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, कैसे ये चीज नोटिस नहीं हुई आज तक। या फिर आप उसके काम को देख करके कहिए कि जिस दिन ये काम आपका वाकई आ गया बाहर, उस दिन तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा, उस दिन तो सब आपका लोहा मान जाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली थोड़ा सा प्रेज करना है। या फिर जब वो कोई उसकी चीज देख करके आप एक प्रकार का आश्चर्य मिश्रित भाव अपने ऊपर लाइए, भले ही कुछ कहिए नहीं, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाइए कि अरे इतना बड़ा आपका अचीवमेंट है, बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट है। आश्चर्य मिश्रित भाव जो है उसके सामने रखिए
या उसकी तरफ से आप अगर कोई वो ऐसे व्यक्ति के बारे में वो बात करता है जिस व्यक्ति को वो पसंद नहीं करता, तो आप उसके बिहाफ पर उस तीसरे व्यक्ति के अगेंस्ट बोलने लग जाइए, उसके एडवोकेट बन जाइए, तो आप उसका फिर थोड़ा सा ट्रस्ट जीत पाएंगे। फिर आप उसको जो है थोड़ा सा आप उसकी हेल्प का ऑफर दीजिए। आप कहिए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब मदद का भी ऑफर अगर सीधे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सीधे मदद का ऑफर देने का मतलब है कि वो कमजोर है और आप ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो आप उसकी मदद करना चाहते हैं। नहीं, इनडायरेक्टली मदद का ऑफर दीजिए। आप कहिए, करिए आपके पास तो खुद इतना ज्यादा वर्कलोड है, आप इतना कैसे मैनेज करते हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ मदद कर सकता हूँ। इस तरीके से मदद का ऑफर देने से आप ट्रस्ट जीत सकते हैं।